शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा लगातार हम कुछ ना कुछ नया उपक्रम आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर करते ही आते हैं। आयुष दर्पण ने इस दौरान एक अलग सा अपना ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपना एक नया आयाम प्रस्तुत किया ही है, और उसी के सिलसिले में पिछले कुछ सत्रों में हमने ग्रंथ वाचन उपक्रम शुरू किया है। वैसे तो दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ चर्चाएं वाचन चलता रहता है, संहिताओं का पठन चलता रहता है, बट फिर भी जैसे आयुर्वेद के कुछ महान रचयिता है, टीकाकार है, ग्रंथकर्ता है, लेखक है, इनके की कई सारी किताबें, आजकल तो किताबें हर व्यक्ति की पसंद तो किताबें होती ही है जो एकेडमिक्स में है, बिल्कुल। बट पहले जमाने में मुझे लगता है कि किताबें लिखना कितना कठिन काम होता था। जैसे हमने कुछ किताबें लिखी है तो उसके पीछे का पेन भी हमें पता है, बट कई बार ऐसे होता है कि किताबें आज के इस परिप्रेक्ष्य में किताबें ज्यादा चलती नहीं है, या ऑनलाइन मीडिया में हम लोग है, या कुछ जो पुराने ग्रंथ है जो ऐसे ही लाइब्रेरीज में पड़े हैं, ऐसे ही कुछ जो बहुत ही सरल तरीके से उस समय में उस जमाने में उन्होंने लिखा था, बट आज वो प्रकाश में नहीं है, आज कुछ ऐसे बंद स्थिति में वो है। बट फिर भी हमने ये एक प्रयास किया था कि जिसको लेकर ऐसे कुछ महान ग्रंथकर्ताओं की जो है उसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। और इसी के सिलसिले में हमने पिछले 5 सत्रों में अस्त्र विस्तृति जो रक्त मोक्षण को लेकर था, एक किताब पढ़ी थी। ये एक जन जागृति का भी एक तरीका, इस माध्यम से हम लोग शिक्षा प्रचार प्रसार भी करते हैं ऐसे अनेक विषयों को। जैसे हम लोग हमारे सारे जो समूह बने हैं, चाहे वो गायनिक की सम्माशा हो, जैसे उस समूह में हम लोग नित्य नए नए विषयों की चर्चा करते हैं, कल्पों की चर्चा करते हैं, एक थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिल जाता है बस, और इसी को लेकर फिर जागरूकता फैलती है और फिर हम उसका उपयोग पुनः करने लगते हैं। ऐसी ही एक प्राचीन विद्या नाड़ी विद्या जो इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर है विद्या नवीन जोशी सर, उसको पढ़ाते हैं। उन्होंने नाड़ी विद्या की जो सप्त स्तर की पद्धति है को अपने तरीके से वो पढ़ाते हैं और काफी लोग उनसे सीख चुके हैं। तो बिल्कुल आज हम लोग इस किताब के माध्यम से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। बट अगर आपको इस चिकित्सा पद्धति को पढ़ना है तो आपको सर से ही सीखना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से वो सिखाते भी है। तो आज हम लोग जिस बुक की बात कर रहे हैं वो है नाड़ी विज्ञान, जहां पर मैं यहाँ आपको ये बताने का प्रयास करूंगी। इस किताब का नाम सबसे पहले मैं बताती हूँ। इस किताब का नाम है नाड़ी विज्ञान, महर्षि कणादकृत नाड़ी विज्ञान, जो एडिट किया है विद्योतनी टीका के साथ, हिंदी टीका के साथ, इंद्रदेव त्रिपाठी, डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी सर ने, जो कि आयुर्वेदाचार्य है, बीएमएस है, बीएससी है। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग किताब के बारे में थोड़ा सा देख लेते कि किताब में किस किस योजना से, हर किताब का हमेशा से मुझे उसका प्रस्तावना, उसका प्रीफेस, फॉरवर्ड पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उस एक सारांश रूप में ये लिखा होता है कि जब लेखक ने इस किताब को बनाया तो किस योजना से, किस विचार से इसको बनाया। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए उद्बोधक रहता है हमेशा से। तो संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों ने महर्षि कणाद का समय ईसा पूर्व 400 से 500 के बीच माना है।
ये वैशेषिक दर्शन के आद्य प्रवर्तक थे। इन्होंने वैशेषिक दर्शन पर अनेक सारे ग्रंथ लिखे। कणाद, तो कणाद नाम को आपको पता होगा कि जो इनके नामों के बारे में बताया है कि खेतों में पड़े हुए अन्न के कणों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसीलिए इनका नाम कणाद है। कणाद ऋषि ऐसे हम कहते हैं। महाविद्यालय प्रभास पतन काठियामांडू के निवासी सोम शर्मा के शिष्य और शिव के अवतार इनको माना जाता है, महर्षि कणाद को। भारतीय दर्शन में सर्वप्रथम उन्होंने ही परमाणुवाद का प्रवर्तन किया है। फर्स्ट ईयर में हम सत्कार्यवाद है, इसी श्रृंखला में सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। परमाणुवाद का भी सिद्धांत हमें पता है कि उन्होंने शरीर में परमाणुओं की संकल्पना की है आचार्य कणाद ने। प्रस्तुत विषय नाड़ी विज्ञान है। विज्ञान की परंपरा मध्यकाल से स्वीकार करते हैं। इसका व्यापक प्रसार योग शास्त्र एवं सिद्ध संप्रदाय से हुआ है। काल विभाग के अनुसार मध्यकाल 8वीं शताब्दी से माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय का भी काल 8वीं शताब्दी है। यदि नाड़ी विज्ञान नामक ग्रंथ में के रचयिता महर्षि कणाद है तो नाड़ी विज्ञान का निर्माण काल 4वीं या 5वीं शताब्दी का मध्य होना चाहिए। ग्रंथकार ने इस विज्ञान का अध्ययन इंद्र से किया था। इंद्र ब्रह्मा से तथा ब्रह्मा योगीराज शंकर से। ऐसी स्थिति में नाड़ी विज्ञान मध्यकाल के पहले का है और इसका समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है। आगे भी मैं बताऊंगी नाड़ी विद्या का इतिहास कैसा है तथा इसका स्रोत आयुर्वेद है। इन बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि इस ग्रंथ के रचयिता वैशेषिक दर्शनकार है तो नाड़ी विज्ञान सिद्ध संप्रदाय की ही देन नहीं है। ऐतिहासिक परंपरा में कणाद प्राकृत व्याकरण की श्रृंखला में आए हैं। यदि दर्शन तथा व्याकरण के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इनकी उपलब्धि होती है तो कोई आश्चर्यमयी घटना नहीं है, क्योंकि महर्षियों ने ही स्वतः सिद्ध योग था। ये अति प्राचीन है। इन्हें नाड़ी का ज्ञान शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र की परंपरा से सीधे प्राप्त हुआ था। यदि यह दुराग्रह है कि नाड़ी विज्ञान मध्यकालीन सिद्ध संप्रदाय की ही देन है तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शनकार के अन्य कोई जो मध्यकाल में हुए थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ये किस देश के निवासी एवं किस वंश परंपरा के थे यह अभी अन्वेषणीय है। मतलब इसका अभी हमें पता नहीं है कि महर्षि कणाद किस देश के निवासी वगैरह था। इनके इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिला है, ऐसे उन्होंने बताया है। सभी वैद्यों को नमस्कार करती हूँ मैं, यहाँ पर उपस्थित सभी वैद्यों को। नाड़ी से वात पित्त कफ द्वंद्व तथा सन्निपात के रोगों उनकी साध्यता विशेषतः मृत्युकाल का अच्छी तरह पता चल जाता है। नाड़ी की सूक्ष्म गतियों पर विचार करने वाला चिकित्सक मृत्यु का समय, सप्ताह, दिन तथा घंटों में ध्यान कर सकता है, किंतु इसके लिए मन की एकाग्रता बिल्कुल नाड़ी परीक्षा ये बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल इसीलिए कि बस 3 अंगुलियों से 3 दोषों की कल्पना कर हमें इसको पढ़ना है, और कठिन इसीलिए कि इसमें हमें बहुत ही एकाग्रता, अभ्यास, सातत्य की जरूरत पड़ती है। एक दिन में हमने नाड़ी सीख तो लेंगे, बट जो जिस प्रकार से ग्रंथों में इसका वर्णन आया है, जैसे हर एक स्तर पर, हर एक लेवल पर, हर एक समय पे, दिन में पूरे 24 घंटे का दिन देखेंगे, जो शारीरिक क्रियात्मक बदल नाड़ी में परिवर्तित होते हैं, दिखते हैं। दिन में हर समय पर कफ का काल, पित्त का काल, वात का काल, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, गर्भिणी अवस्था में, प्रसूति अवस्था में, अनेक सारी व्याधियों में, कितना हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इतना ये गहन विषय है, इसीलिए लगता सरल है बट इसमें बहुत ही ज्यादा सातत्य, एकाग्रता, सरलता और निरीक्षण क्षमता हमें होनी चाहिए, जिसके आधार पर ही हम नाड़ी जैसे विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न कार्यों को करने पर तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के खाने पर भी नाड़ी की गतियां होती है। उन स्थानों का विस्तार पूर्वक वर्णित है। सन्निपात, रोग एवं मृत्युकालक नाड़ी का स्पंदन यहाँ विवेचन अपना एक ढंग का अपूर्व है। यूनानी चिकित्सा तथा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी नाड़ी विज्ञान का विचार है, जो भारतीय नाड़ी विज्ञान की ही देन है। यूनानी नाड़ी विज्ञान बिल्कुल मिलता जुलता है, किंतु एलोपैथिक नाड़ी विज्ञान कुछ भिन्न है बिल्कुल। जैसे पल्स रेट हम काउंट करते हैं तो पल्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी, रेट, रिदम, फिर फोर्स, टेंशन, इक्वलिटी ऑन बोथ साइड, देन द नेचर ऑफ द आर्टरी, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ऐसे कुछ अलग तरीके से हम पल्स रेट मॉडर्न का जो देखते हैं उस हिसाब से इसमें भी टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया हो तो कुछ अलग
मतलब जैसे कि क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इसमें भी टैकीकार्डिया फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है, ब्रैडीकार्डिया भी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है। तो बिल्कुल एलोपैथिक नाड़ी विज्ञान ये थोड़ा सा अलग है, जैसे नाड़ी की गति वहां पर भी देखी जाती है, आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से भी देखी जाती है, बट हमने इसको दोषों के अनुसार बनाया है, दोषों की अधिकता को हम इसमें परीक्षण करना चाहते हैं। प्रसंगतः दोनों प्रकार के नाड़ी विज्ञान का दिग्दर्शन परिशिष्ट में विशेष प्रकार से किया गया है। नाड़ी का अच्छी तरह ज्ञान होने से रोग का निर्णय तथा चिकित्सा में बड़ी सुविधा होती है और दुर्घटनाएं होने की संभावना नहीं रहती है। अपने वरिष्ठ मित्र श्री राजकुमार द्विवेदी DYSM आयुर्वेदाचार्य संप्रति राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी नगर क्षेत्र वाराणसी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथ की संपन्नता में योगदान दिया है। अपने सहयोगी श्री शोभनाथ द्विवेदी तथा श्री भूलन पांडेय प्रधानमंत्री सहायक संक्रामक रोग अधिकारी संघ का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने समय समय पर प्रथम प्रदर्शन कर अपनाया है। संपादक श्री कपिल देव गिरी को हार्दिक धन्यवाद अर्पित है, जिन्होंने भाषा त्रुटियों का संशोधन कर इसे रुचिकर एवं उपादेय बनाया है। चौखंबा ओरिएंटला के प्रकाशन को विशेष धन्यवाद है, जिन्होंने यथासंभव शीघ्र प्रकाशित करने में विशेष रुचि की है। अंत में विज्ञ पाठकों से निवेदन है कि नाड़ी विज्ञान केवल अध्ययन मात्र का विषय नहीं है, बल्कि इसका अभ्यास एवं अनुभव अपेक्षित है, जो कुछ काल साध्य, बिल्कुल ये काल का ही साध्य, मतलब कुछ समय हमें देना पड़ता है इसके लिए, तो ही जाकर हम इसमें कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं। अतः छात्र एवं चिकित्सक वर्ग इसका अभ्यास एवं अनुभव कर अनुग्रहित करेंगे और त्रुटियों में अवगत कराएंगे, ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके। निवेदक इंद्रदेव त्रिपाठी जी, संवत्सर 2033 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में इस प्रकार से ये इसकी प्रस्तावना है। तो बिल्कुल जैसे मैं बार बार बता रही, नाड़ी विज्ञान ये एक अभ्यासपूर्ण विषय है और ये एक प्रयास है हमारा कि ऐसे कुछ विषयों को लेकर हम पढ़े, हमारे समाज में हमारे विद्यार्थी वैद्यों में जागरूकता निर्माण करें। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इस ग्रंथकर्ताओं के प्रति आदरांजलि देने का भी ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा अवसर है, और इसी माध्यम से हम आयुष दर्पण के माध्यम से इन सभी महान ग्रंथकर्ताओं को आदरांजलि भी देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने पुस्तक की प्रस्तावना को देखा है, अभी एक एक अध्याय हम पढ़ेंगे और यहाँ पर जो किताब में लिखा है इसके साथ साथ जो भी मुझे कुछ थोड़ा बहुत इसमें आता है इसका भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपका भी अगर कुछ इसमें विचार हो तो निश्चित रूप से स्वागत है। तो सबसे पहले नाड़ी विज्ञान विद्युत्तनी भाषा टीका समुपेतम मंगलाचरणम, जिसके 5 मुखों से यजुर्वेद, सामवेद तथा आयुर्वेद सहित अथर्ववेद उत्पन्न हुए उस भगवान शंकर में श्रीकनाथ की निश्चल भक्ति होकर रहे। अर्थात शंकर जी ने ही सर्वप्रथम अपने 5 मुखों से संसार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा आयुर्वेद सहित अथर्ववेद का उपदेश एवं प्रचार किया था। शंकर जी के लिए नमस्कार। बिल्कुल हम नमन करते हैं सभी इन सभी आचार्यों को, भगवान शंकर को। जैसे आयुर्वेद में नाड़ी का वर्णन कहा कैसे आया है, यहाँ पर अनेक सारे संप्रदाय है, अनेक संप्रदायों में नाड़ी का एक अलग अलग रूप से वर्णन किया है। जैसे कि कनाद है, रावणकृत नाड़ी विद्या जो श्रीलंका में प्रचलित है, तो शिव संप्रदाय की भी नाड़ी प्रचलित है, जहां पर उन्होंने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये भी 3 नाड़ियां होती है, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा सोम प्रधान है, पिंगला ये सूर्य प्रधान नाड़ी है और सुषुम्ना या मध्य नाड़ी है। तो तीनों के समेत भी नाड़ी को देखा जा सकता है हमारे शरीर में। आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में जैसे बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि आचार्य योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा में नाड़ी मलमूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दुख आकृति रोगाक्रांत से देहस्य ऐसे वर्णन किया है। और कई बार ऐसे बोला जाता है कि बृहद संहिता में यानी चरक, सुश्रुत और वाग्भट में नाड़ी विशेष वर्णन नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि आचार्य चरक ने काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ लिखा है, इसीलिए उन्होंने काय चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र के जो भी सारे रहस्य है उन रहस्यों को अपने संहिताओं में बताया है। और अष्टांग हृदयकार जो कि कलियुग के माने जाते हैं, उन्होंने सब कुछ मिला जुला कर आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से वमन, विरेचन, आहार की कल्पना, योजना, सारे विषयों को उन्होंने सम्मिलित किया है। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, जैसे आचार्य योग रत्नाकर ने या फिर शारंग संहिता में भी नाड़ी का उल्लेख आया है, वैसे ही आचार्य चरक ने शब्द स्पर्श रूप रस गंध
पांचभौतिक जो घटक बताए हैं, या त्रिविध परीक्षा पद्धति, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। रुग्ण का परीक्षण करने की आयुर्वेदीय पद्धति दर्शन स्पर्शन प्रश्न है। जैसे हम देखते दर्शन एंड गेट, हाउ द पेशेंट कम्स टू, पेशेंट कैसे आता है, कोई त्वचा में उत्सेद है, इंफ्लेमेशन है, तो दर्शन परीक्षा से देखते हैं रेडनेस है क्या, सूजन कितनी है। स्पर्शन परीक्षा, उस विशिष्ट स्थान पर फिर हम पाल्पेशन, हृदय का हो, उदर का हो, त्वचा का हो, जहां पर भी, जैसे कोई बोलता है पेट में दर्द है तो हम लोग पाल्पेट स्पर्श परीक्षा करते हैं, वहां पर पाल्पेट करते हैं एब्डोमेन को। तो स्पर्श परीक्षा में ही इसका अंतर्भाव किया है उन्होंने। स्पंदन, स्पंदयतम ऐसे करके एक सूत्र आया है, और यहाँ पर स्पंदन यानी नाड़ी ही अपेक्षित है। तो ऐसे इनडायरेक्टली उन्होंने इसका उल्लेख किया है स्पर्श परीक्षा में, भले ही डायरेक्टली उन्होंने कुछ ज्यादा विचार इसके ऊपर अपने प्रकट किए नहीं है, बट निश्चित रूप से बृहद संहिता में नाड़ी विषय ये आया है, बट अलग रूप से इसको हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। और यहाँ पर जो प्रस्तावना में हमने पढ़ा कि मृत्यु सूचक नाड़ी या कुछ ऐसे कुछ स्थितियों के बारे में भी पता चले, तो आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले जो भी कुछ गतिविधियां है, जो भी कुछ एक स्थितियां है, उस स्थितियों को हम लोग टाल भी सकते हैं। यहाँ पर मैं रेफरेंस देना चाहूंगी, एक अभी सब्जेक्ट निकला है, तो जैसे कई अभी फिलहाल में कुछ 2-4 साल पहले एक पिक्चर आई थी, तो इस पिक्चर में भी वही दिखाया था, ऐतिहासिक ही पिक्चर थी वो। तो इस पिक्चर में भी वही दिखाया था कि जो मेन ये था, मेन पात्र था, भूमिका कलाकार थे, उनको भी इस प्रकार से कुछ ये हुआ था। तो वहां पर राज्य वैद्य को बुलाया जाता है और नाड़ी देखते हैं, और नाड़ी देखकर बोलते हैं कि ये बस इनके पास समय कम है। तो समय कम है या कुछ एक दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है। आयुर्वेद में कितने समय में, कितने दिन में मृत्यु होने वाली है। बाजीराव मस्तानी वो पिक्चर थी, मैं नाम भी मुझे याद है। तो इस बाजीराव मस्तानी पिक्चर में भी आप अंत का दृश्य देखिए, वहां पर भी हमें नाड़ी परीक्षा मिल जाती है। नाड़ी परीक्षा के इतिहास बहुत ही रंजक है। जैसे कि उस जमाने में कोई साधन नहीं हुआ करता था। सोचिए आज के कितना 400-500 सदी का ये समय है, जहां पर नाड़ी विद्या ये प्राचीन विद्या थी, कोई साधन अवेलेबल नहीं होता था। बस जैसे कि इस स्थिति में भी परीक्षा तो करनी पड़ती थी, कुछ लक्षण लेकर रुग्ण आ जाते थे, तो सबसे पहले तो रोगों का परीक्षण नाड़ी से ही किया जाता था, क्योंकि नाड़ी ये ऐसी परीक्षा है जिसके लिए कोई रासायनिक, कोई विद्युत उपकरण नहीं लगता, बहुत सिंपल, बस अपने पहली 3 अंगुलियों का उपयोग कर ही हमें नाड़ी परीक्षा करनी होती है। और उस जमाने में तो स्त्रियों के ऊपर घोषा होता था, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, तो महिलाओं को भी देखने के लिए, जैसे हमने देखा कि प्रसूति भी घर में ही होती थी, कोई दाई आई ही आकर प्रसूति कराई जाती थी। ऐसे ही केवल हाथ को बाहर निकाल कर ही नाड़ी परीक्षा की जाती थी, केवल हाथ से, और कई बार तो धागे से भी नाड़ी परीक्षा की जाती थी। मतलब केवल वैद्य थे, और वहां पर कोई ऐसे दवाखाने वगैरह नहीं हुआ करते थे, बहुत कम मात्रा में हुआ, बस वैद्य रहते थे, और उसी वैद्य को बुलाया जाता। किसी के घर में कोई रुग्ण बीमार हो गया, कुछ परिस्थिति आ गई, तो वैद्यों को बुलाया जाता था, और वही वैद्य केवल दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा से ही तो मतलब रोगों का इलाज करते थे। आजकल तो हमारे पास रुग्ण आते हैं तो पूरा एक फाइल लेकर आते हैं, जिसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। बॉडी चेकअप का तो बहुत ही बड़ा करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व है निदान में। जैसे कुछ डिस्कशन चलता है, उसमें भी हमने देखा है कि कई बार अगर हम परीक्षा नहीं करते हैं तो कुछ निदान में कमियां आ जा सकती है। तो इस प्रकार से नाड़ी परीक्षा अलग अलग, इसका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है बहुत ही रोचक है। हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं, आगे के सूत्र में उन्होंने बताया है ऋग्वेद आदि चारों वेदों के अतिरिक्त आयुर्वेद नामक 5वां वेद है, और शंकर जी को छोड़कर उसको जानने वाला और कोई नहीं है। शंकर जी से ही ब्रह्मा ने अध्ययन किया, और ब्रह्मा जी से इंद्र ने अध्ययन किया, तथा इंद्र ने पढ़कर इस शास्त्र को कहने योग्य हुआ। इंद्र ने पढ़कर ही इस शास्त्र को कहने योग्य हुआ। बिल्कुल इंद्र से ही इन्होंने पढ़ा है। इस विमर्श में आचार्य कहते हैं आयुर्वेद अथर्ववेद का अंश है, या यूं कहना चाहिए कि आयुर्वेद का मूल स्रोत अथर्ववेद है। उसी से आयुर्वेद का प्रणयन हुआ, और सर्वप्रथम इसके प्रणेता शंकर जी हुए, तथा शंकर जी से ब्रह्मा ने अभ्यंतर किया, अध्ययन किया, और ब्रह्मा से इंद्र ने अध्ययन किया। इस प्रकार से इंद्र से महर्षि कनाद ने अध्ययन कर नाड़ी विज्ञान का निर्माण किया। बिल्कुल
और इस उपाख्यान से ज्ञात हो रहा है कि नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद के साथ ही प्रादुर्भूत हुआ, किंतु किसी कारणवश बृहत्रयों के रचना काल में तिरोहित हो गया था। बिल्कुल जैसे मैंने इसको बताया कि बृहत्रय की जो रचना हुई उस समय में इसका ज्यादा चर्चा नहीं हुई या इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया। पुनः महायान संप्रदाय तथा सिद्ध संप्रदाय से इस नाड़ी विज्ञान की परंपरा चल पड़ी और तभी से यह रोग निदान का साधन बन गया। आयुर्वेद पांचवा वेद है और इससे नाड़ी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का ही बोध होता है, क्योंकि बृहत्रयी में नाड़ी विज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता। यह भी कि योग शास्त्र में से नाड़ी विज्ञान की परंपरा चली इत्यादि बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि सर्वप्रथम आयुर्वेद का प्रचारक महादेव जी ही है, तो उन्होंने केवल नाड़ी विज्ञान तथा रसायन शास्त्र का ही उपदेश किया। आयुर्वेद के शेष भाग का प्रचारक कौन होगा? जब यह निर्णित है अथर्ववेद से ही आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, इससे यह मानना पड़ेगा कि आयुर्वेद के साथ ही नाड़ी विज्ञान का उपदेश हुआ, किंतु नाड़ी विज्ञान का विकास ना हो सका। बिल्कुल, तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि नाड़ी विज्ञान भी इतना ही प्राचीन है जितना आयुर्वेद प्राचीन है, बट नाड़ी विज्ञान को शायद, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि वैद्य परंपरा में कई बार ऐसे हुआ कि कुछ जो अनुक्त या कुछ जो विद्याएं थी, उन विद्याओं का इतना अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ नहीं जितना कि होना चाहिए था, इसीलिए शायद ये नाड़ी विद्या ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं हुई उस समय पर। अतः बृहत्रयी में इसका उल्लेख नहीं हुआ। जब महायान संप्रदाय तथा सिद्ध संप्रदाय में योग शास्त्र का प्रचार हुआ, उसी के आधार पर नाड़ी विज्ञान का भी विस्तार पूर्वक प्रचार हुआ। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस सूत्र में उन्होंने नाड़ी विस्तार के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। आगे के सूत्र में बताया नाड़ियों की संख्या के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, नाड़ियों की संख्या तथा उनका मूल स्थान प्राणधारिया है। शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई है तथा ये सारी नाड़ियां पतली नाड़ियां है। वे नाभिकंद से बंधी हुई और वे नाभिकंद में तिरछी ऊपर तथा नीचे की ओर संलग्न होकर स्थित है। हमें पता है कि हमारा शरीर, अगर नड नाड़ी, ऐसे नाड़ी शब्द का ये किया जाता है, निरुक्ति की जाती है। नाड़ियों का जब वर्णन मिलता है तो आयुर्वेद में हमें स्त्रोतस को भी पढ़ना होगा। जैसे स्त्रवणात् स्त्रोतंसि यावन्तः पुरुषे लोकमन्तो भावन्तः एव अस्मिन् शरीरे विशेषः। शरीर में जितने सारे छिद्र है, जितने सारे भाव विशेष है, उतने ही स्त्रोतस है। स्त्रोतस, श्रवण, यानी वहां पर भी हमें पोर्स, चैनल्स चाहिए। तो बिल्कुल नाड़ी भी तो एक प्रकार की चैनल ही है। तो यहाँ पर कई बार नाड़ी का जब वर्णन किया जाता है, वहां पर स्त्रोतस संकल्पना को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। अर्थात नाभिगंत से ही स्थूल रूप से निकलकर ऊपर नीचे तीनों तरफ शाखा प्रशाखाओं में विभक्त होकर संपूर्ण शरीर में फैल गई है और इनकी संख्या 3.5 करोड़ है। अन्य तंत्रों में इनकी संख्या भिन्न है, बट यहाँ पर जो नाड़ी की संख्या बताई है, यानी संपूर्ण शरीर मानव का नाड़ीमय है। आगे यहाँ पर ये भी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आचार्य सुश्रुत ने जो सुश्रुतोक्त मूत्रोत्पत्ति बताई है, सुश्रुतोक्त मूत्रोत्पत्ति का वैशिष्ट्य क्या है? मूत्रोत्पत्ति अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखेंगे तो यूरिन फॉर्मेशन, it is the process by secretion, filtration and reabsorption, and it mainly takes place in the kidney, nephron, जो कि उसका मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो किडनी को हम लोग मुख्यतः यूरिन फॉर्मेशन का अवयव मानते हैं, बट आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पक्वाशय में ही सारकीट का विवेचन होता है और वहां ही ये जो घनमल है और द्रवमल है, घनमल से पुरीज बनता है और द्रवमल से मूत्र बनता है। तो ये द्रवमल का पूरन नाड़ियों के द्वारा ही, जैसे छोटी छोटी जो नदियां होती है सागर को जाकर मिलती है और समुद्र बन जाता है बड़ा, ऐसे ही यहाँ पर ये बताया है कि नाड़ियों की कल्पना की है। शरीर में ऐसे सूक्ष्म नाड़ियां है जो जाकर रुक्क का पूरण करती है अहर्निशपतः। और यहाँ पर पक्वाशय से पक्वाशयगतस्तु नाड्यो यो ऐसे बताया है सूत्र में। पक्वाशय से ही ये नाड़ियां सदा पूरण करती है, 24 घंटे यहाँ से क्लेद अंश वह जाकर रुक्कों में यानी किडनीज में वितरित करती है और तब जाकर ये क्लेद से रुक्कों का पूरण होता है और वहां पर ये द्रवमल क्लेद में जाकर आगे परिवर्तित होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एंड बाय ऑल दिस 3 प्रोसेसेस यूरिन इज फॉर्म्ड। तो मूत्र का नाम मिलता है किडनी में।
तो यहाँ पर ये रेफरेंस मैंने इसीलिए बताया कि नाड़ियों की कल्पना किस प्रकार से आयुर्वेद के आचार्यों ने की है। तो नाड़ी यह विषय बिल्कुल बहुत ही गहरा और विस्तारित विषय है। तो हमारे शरीर में 3,500 करोड़ नाड़ियां होती है। आगे बढ़ते हैं। आकृति एवं कर्म भेद से नाम भेद। उन 3.5 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां स्थूल है यानी मोटी है, जो पांचों इंद्रियों के गुणों की एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाती है। नाभिकंत से निकली हुई 72,000 नाड़ियां विभक्त होकर आंख, कान, नाक, जिह्वा तथा चर्म के गुण, शब्द, गंध, रस, स्पर्श एवं अन्य गुणों को वहन करते। देखिए कितनी सुंदर कल्पना की है कि ये सभी नाड़ियां, जैसे हम सोचते हैं, यहाँ पर हमें आधुनिक शास्त्र में नर्वस सिस्टम बताया, जैसे कि मोटर और सेंसरी रिफ्लेक्सेस। हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आ जाता है, कोई प्राणी आ जाता है, तो एकदम से ब्रेक लगा देते हैं। क्या हुआ वहां पर? हमने आंखों से देख लिया, हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल गया और हमारी क्रिया हो गई। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग आचार्यों ने यहाँ पर नाड़ियों की कल्पना की है कि जो भी हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों को ऐसे जो ज्ञान भेजा जाता है, ज्ञान वितरित होता है, ये नाड़ियों की तरह से वितरित होता है। बिल्कुल। जैसे कोई स्पर्श है, उष्ण या ठंडा स्पर्श है, कोल्ड, टच, हीट वगैरह जो स्पर्श होते हैं ना, जो टच सेंसेशन बताया है त्वचा के माध्यम से, तो इस यहाँ इसका वहन भी उन्होंने नाड़ी के द्वारा ही किया है, होता है, ऐसी कल्पना उन्होंने की है। बिल्कुल। और अपने अपने गुणों का ग्रहण इंद्रिया करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बताया है इस 72,000 नाड़ियों में से 700 नाड़ियां है जो सूक्ष्म छिद्र वाली होती है। ये 700 नाड़ियां अंडरस को बढ़ाकर शरीर को निरंतर सींचती हुई तृप्त एवं जीवित रखती है। बिल्कुल। देखिए, अर्थात इन्हीं के द्वारा ही शरीर का प्रत्येक भाग सींचा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें फिर से एक बार जो आहार रस की कल्पना हमने की, आहार का पचन होने के पश्चात जो आहार रस बनता है, तो आहार रस से धातु कैसे बनते हैं? तो धातु कैसे बनते हैं? तो आहार रस रस, जैसे आहार रस बना तो रसव स्रोत में जाकर रस धात्वाग्नि की क्रिया से वहां पर रस धातु निर्माण होता है। वहां प्रक्रिया में उपधातु के रूप में स्तन और आर्तो निर्माण होते हैं और मल के रूप में रस का मल, कफ या क्लेद निर्माण होता है। तो ये सूक्ष्म पचन जो होता है, एक्चुअली ये सारा ही अनुमान जन्य ही है। यहाँ पर इस अनुमान की कल्पना हमने फर्स्ट ईयर में आपने भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा, डॉक्टर उषा जी, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर रानी, डॉक्टर कन्वल जी, तो वहां पर त्रिविध न्याय की कल्पना की है, क्षीर दधि, केदार कुल्य और खले कपोत न्याय। तो ये सभी कल्पनाएं ही है। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ते हुए कि यहाँ ये पुष्टि मिल गई कि कैसे आहार रस हमारे शरीर हर भाग को प्राप्त होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो जो अन्न रस बनता है, तो ब्लड सर्कुलेशन तो ब्लड के ही माध्यम से होता है। बिल्कुल। प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते। प्राण यानी जीव, ऑक्सीजन, यह रक्त के साथ चलता है। यहाँ पर हमें ये प्राण यानी जो स्पंदन है नाड़ी, इसीलिए शरीर में हर जगह पर हमें स्पंदन लग सकते हैं। और इसमें से ही कुछ मुख्य जो स्पंदन लगते हैं, दीज आर नोन एज पल्स पॉइंट्स, लाइक रेडियल आर्टरी, वही प्रकोष्ठास्थि धमनी, जो हम मणिबंध संधि पर आप नाड़ी देखते हो ना, ये जो हम लोग नाड़ी देखते हैं ना यहाँ पर रेडियल आर्टरी पर, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें स्पंदन मिलता है। ऐसे ही कई सारे हैं, देयर आर सो मेनी आर्टरीज, फिमोरल आर्टरी है, पोप्लिटेल आर्टरी है, फिर नेक में भी हम लोग आर्टरी देखते हैं। बिल्कुल कई जगह पे पल्स पॉइंट्स बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्यों लगती है नाड़ी? क्योंकि यहाँ पर प्राण का वहन होता है, स्पंदन हमें देखना होता है। तो इस प्रकार से ये 700 नाड़ियां ही अंडरस को बहाकर शरीर को तृप्त करती है, सिंचित करती है और जीवित रखती है। इसीलिए नाड़ी को जीव साक्षिणी कहा है। कहाँ पर भी पहले कोई किसी को चक्कर आ जाती है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम भले ही डॉक्टर है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारे पास क्या थोड़ी हम लोग सब हर समय हथियार लेके घूमते, बस हमारे पास अगर होगा तो एक जो फर्स्ट एड किट होगा जिसमें कुछ ग्लूकोज, स्टेथोस्कोप, बीपी एपरेटस या कुछ प्राइमरी लेवल के इंजेक्शन वगैरह रखे होते हैं। बट सबसे पहले हम तुरंत इंजेक्शन तो नहीं दे सकते, पेशेंट को चक्कर आ गए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम नाड़ी देखते हैं। बिल्कुल। नाड़ी देखकर हमें पता चलता है उसकी गतिविधियों के बारे में, उसके फ्रीक्वेंसी, उसके रेट, रिदम को देखते हैं, रेगुलर है, इरेगुलर है, फीबल पल्स है, टैकीकार्डिया है, बहुत तेज गति से नाड़ी दौड़ रही है। तो इन स्थितियों को जानकर ही हम हमारा अगला जो उपचार है, उपाय है, इसका
वहां पर अवलंब करते हैं, इसकी योजना हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नाड़ियां हमारे शरीर को सिंचित करती है और ये से बहती हुई सैकड़ों नाड़ियां समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर समुद्र को परिपूर्ण करती है। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे शरीर को समुद्र की कल्पना की है और इस शरीर में, इस समुद्र में अनेक हजार नाड़ियां होती है जो शरीर को सिंचन करने का काम करती है। कितनी सुंदर कल्पना है, कितना बेसिक कंसेप्ट है। और देखिए ये इसको पढ़ने का उद्देश्य ये भी है कि जैसे अभी हम लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं अलग अलग हमारे विषयों के साथ, अलग अलग हमारे पैथोलॉजी के साथ, अलग अलग हमारे फिजियोलॉजी के साथ। बिल्कुल। तो इसीलिए तो हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने से हमारा खुद का भी नॉलेज अपडेट होता रहता है। आगे पढ़ते हैं। मस्तिष्क से लेकर पैर तक फैले हुए मनुष्य के शरीर के अवयव नाभिकंद स्थित 700 सिराओं में बैठे हुए हैं। जैसे मृदंग एक तरफ से दूसरे तरफ तक पतली चमड़े की पट्टिया से बंधा होता है। जैसे मृदंग की रचना देखेंगे तो वहां पर चमड़ी की पट्टियां एक दूसरे से बंधी होती है। अर्थात जैसे पतले चमड़े की पट्टियों से मृदंग एक छोर से दूसरे छोर तक बंधा रहता है, ऐसे ही मनुष्यों का शरीर भी नाभिकंद से निकले हुए 700 सिराओं से ऐसा बंधा है जिससे शरीर के अवयव अपने अपने काम कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें काम में कुछ बाधाएं भी नहीं आती है, बट उसमें एक संगतता रह सकती है। जैसे मैंने कल ही बताया था, हम लोग पढ़ रहे थे कि अस्थि के बिना शरीर तो मांस का गोला होता। अस्थि है, इसीलिए हमारे शरीर को आकृति है, हमारी विशिष्ट ऊंचाई है। और इस अस्थि कंकाल में ही तो हमारे शरीर के सारे अवयव अत्यंत सुचारू रूप से उसको रखा गया है। नाभिकंद से निकली हुई ये 700 सिराएं ऊपर नीचे बगल में फैलकर सिर से लेकर पैर तक अवयवों को यथास्थान स्थित कर अपने अपने काम कराने में समर्थ होती है। बिल्कुल। देखिए किस प्रकार से ये नाड़ियां हमारे शरीर में बंधी हुई है और अपने अपने काम में लगा देती है। आगे है परीक्षा करने योग्य नाड़ी। तो पूर्वोक्त 700 सिराओं में से केवल 24 नाड़ियां स्पष्ट है, अर्थात स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती है। इन 24 नाड़ियों में से केवल एक ही नाड़ी परीक्षा करने योग्य है जो दाहिने हाथ तथा पैर में फैली हुई है। और सुश्रुत के अनुसार नाभिकंद से 24 नाड़ियां निकलती है, जिनमें से 10 ऊपर 10 नीचे की तरफ तथा 4 तिरछी गई हुई है। इन 24 नाड़ियों में से एक ही नाड़ी की परीक्षा के योग्य है जो दाहिने हाथ तथा पैर की है। कभी कभी मरणासन्न अवस्था में हाथ की नाड़ी फड़कती हुई नहीं जान पड़ती, तब उस समय हम पैर, नाक, कंठ तथा लिंग आदि स्थानों की नाड़ी देखकर जीवन का ज्ञान कर। बिल्कुल। जैसे अभी मैं बात करी ना पल्स पॉइंट्स को लेकर, तो ये अलग अलग पल्स पोजिशन से पॉइंट्स है जहां पर हम लोग नाड़ी देखते हैं। जैसे हमने देखा कि बच्चे है छोटा एकदम न्यूनेटल बेबी होता है, तो उसको कोई अगर बीमारी होती है तो आईवी लगाना पड़ता है। तो कई बार ऐसे होता है कि छोटे बच्चों में न मतलब आर्टरी नहीं मिल पाती है, तो वहां पर फिर हाथों को लगाई, दोनों हाथों को लगाया जाए। कभी कभी अगर समझो हाथों को फ्रैक्चर हुआ है और पेशेंट को आईवी लगाना है, तो हम पैर की इससे लगा देते हैं, पैर की वेन से हम लोग आईवी लगा देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि आपको अगर हाथ की भी नाड़ी नहीं मिल पाती है तो वहां पर जाकर आपको पैर की नाड़ी आप देख सकते हैं। यही विधान उसमें अपेक्षित है। बिल्कुल। आप में से कोई बताएगा एक डिस्कशन के तौर पर कि केवल एक ही नाड़ी का परीक्षा हम लोग क्यों करें, केवल बहिप्रकोष्ठास्थि यानी रेडियल आर्टरी का ही परीक्षण क्यों करना है? कोई कारण है बताइए इसका। मैं तो बताऊंगी बट आपको भी थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी। यस कन्वल जी, उषा जी बताइए। नमस्कार। यस कोई बताएगा? रानी जी, कन्वल जी, सोनू जी, श्वेता जी, कोई बताना चाहेगा इसका उत्तर? अच्छा म्यूट किया है। यस यस उषा जी। डॉक्टर गौतम सर बताइए।
कोई बताना चाहेगा इसका उत्तर? कर्नल मैम आप बताना चाहेंगी? कि केवल रेडियल आर्टरी को ही क्यों देखा जाए? सोनू जी? यस। रानी, डॉक्टर रानी बताइए। यस 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 प्लीज। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? मैंने कर दिया है जी। अच्छा म्यूट हो गया फिर से। ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अभी कीजिए, अभी ट्राई कीजिए। यस गौतम सर। नहीं हो पा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए बताइए मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। लॉन्गेस्ट है इसलिए, और कुछ? और इजिली पैल्पेबल है। हाँ इजीली पाल्पेबल, ये तो ठीक है। और कुछ? इजीली पाल्पेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ आप बताइए फिर मैं बताऊंगी। उषा जी, सोनू जी आपका कुछ अनुभव इसमें? रानी, श्वेता, गौतम? तो देखिए यहाँ पर जैसे अलग अलग विषयों को पढ़ना चाहिए, इसीलिए एक नॉलेज के तौर पर मैं हम लोग इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, प्योर ब्लड फ्लो होता है ठीक है। और हार्ट के नजदीक है, बिल्कुल हार्ट के तरफ फ्लो होता है, ठीक है। और कुछ? तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बताइए रानी। हाँ मैम, वो यहाँ पे मैम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार रहता है वो सब चीजें मतलब अच्छे से अपन फील कर पाते हैं वहाँ पे, इसलिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ? बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो रेडियल आर्टरी मतलब एकदम देखिए हमें परीक्षण करना है। तो परीक्षण करना है तो सबसे इजी वे क्या हो सकता है परीक्षण करने के लिए? सबसे इजी वे में हम लोग कहीं पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस हाथ का ही परीक्षण करना है, मणिबंध संधि के ऊपर ही परीक्षण करना है। इसीलिए रेडियल आर्टरी को चुना जाता है, जो कि एकदम सरल है। आपको स्त्री हो या पुरुष हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, या कोई कहीं पर भी आपको कहाँ पर भी मतलब ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी आप सीधे उसको परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए रुग्ण को भी बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। इसके लिए कोई हमें रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि ये हार्ट से क्लोज होने से यहाँ पर हम लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि पल्सेशन या स्पंदन जो मिलते हैं वो रेडियल आर्टरी पे हमें ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ते हैं। और काफी मात्रा में ये सहज और सरल है, इसीलिए इसका परीक्षण करना उचित है। वैसे तो देयर आर सो मेनी पल्स पॉइंट, जैसे कुछ नाम मैंने अभी बताए, वहां पर भी कर सकते हैं। बट आप सोचिए कि हम अगर हमने पैर को जाकर देखा और नाड़ी देखने लगे तो हर बार ये असुविधाजनक होता है। इसीलिए सुविधा के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की है। इसमें स्पष्ट रूप से इजी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्त्रियों में और पुरुषों में जैसे दाई और बाई नाड़ी है, इसको भी लेकर कुछ रीजन बताए। वैसे तो किसी में भी दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिए हमें इक्वलिटी को देखने के लिए। तो लार्ज ब्लड वेसल ये भी एक अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइडेड ओके नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे इजी सरल मिलने वाली ये नाड़ी है और इसीलिए हम लोग इसको ही माना जाता है कि इसी का
परीक्षण करें। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि रेडियल आर्टरी को ही क्यों चुना गया है, इसके ऊपर आप भी और कुछ सोचिए और हम आगे चर्चा करेंगे। मनुष्यों के नाभि के पास कुर्म नाड़ी रहती है। कुर्म नाड़ी उस स्थान को कहते हैं जहां कछुए की आकृति का एक स्थान बना हुआ है और तिरछे भाव से स्थित है। यह तिरछे भाव से स्थित है और उसका सिर बाई और तथा पूंछ दाहिने और बाएं तथा पैर ऊपर की ओर तथा दाहिने हाथ पैर नीचे की ओर है। यह कुर्म पुरुषों में अधोमुख तथा स्त्रियों में ऊर्ध्वमुख रहता है और इसी के चलते स्त्रियों में यह ऊर्ध्वमुखी होता है। इसीलिए स्त्रियों के वाम नाड़ी की परीक्षा करनी है और पुरुषों में दक्षिण हाथ की नाड़ी का परीक्षा करना है। ये एक आचार्यों ने निर्देश दिया है, बट आज के परिप्रेक्ष्य में ये कब करना है, किसको करना है, जो बहुत ही बारीकी से एक निरीक्षण से करना चाहता है उसको। बट इमरजेंसी कंडीशंस में अगर हम है तो हम कोई भी नाड़ी को देख सकते हैं। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो दोनों नाड़ियों का परीक्षण करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ बार जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को भी देखते हैं हम लोग, तो वहां पर भी दोनों हाथों का भी बीपी देखा जाता है कंसिस्टेंटली। अगर हमें कुछ इसमें डिफरेंसेस आते हो, जैसे आज 120 है, कल आता है पेशेंट तो 140, फिर परसों आता है तो 110, तो इसीलिए हम दोनों हाथों का वहां पर देखते हैं। ऐसे ही हमें नाड़ी की परीक्षा तो दोनों हाथों में भी करनी चाहिए। बट एक कुर्म की स्थिति को देखकर उन्होंने बाएं हाथ को बताया। स्त्रियों में हर गतिविधियों को लेकर, चाहे वो अलग अलग गर्भिणी की क्रियाएं हो, गर्भिणी परिचर्या हो, गर्भ का निर्माण हो, वहां पर भी आचार्य चरक ने ही ऐसे ही कुछ विधान किए गए हैं। कैसे सोना है गर्भिणी को, क्यों इस साइड से सोएंगे तो क्या होगा, तो ये तो अलग विषय हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पर कुछ जो ये बताए हैं, मिथक बताए हैं, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल। इसीलिए ये पुरुष और स्त्रियों की स्थितियों को लेकर उन्होंने पुरुष और स्त्रियों में नाड़ी दूसरे दाएं या बाएं हाथ की देखनी चाहिए, इस प्रकार का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोक्त कुर्म के मुख में 2-2 नाड़ियां तथा पूंछ में 2-2 नाड़ियां एवं 5 नाड़ियां दाहिने हाथ, 5 नाड़ियां दाहिने पैर, 5 नाड़ियां बाएं हाथ और 5 नाड़ियां बाएं पैर में है। तो हर जगह पर 5-5 नाड़ियां बताइए, अर्थात बाएं हाथ तथा पैर में से निकल कर 10 नाड़ियां ऊपर को दाहिने हाथ एवं पैर से निकलकर नीचे को तथा मुख एवं पूंछ से निकलकर तीर्य गई है। इस प्रकार नाभि चक्र में 24 नाड़ियां निकलती है। वात पित्त कफ प्रत्येक का क्षय वृद्धि तथा प्रकृतिस्थ द्विदोष वात पित्त वात कफ तथा पित्त कफ का प्रकोप तथा सन्निपात का प्रकोप, रस तथा रक्त की अधिकता या न्यूनता तथा साध्य और असाध्य रोगों का विशेषकर सन्निपात का ज्ञान, ये सब नाड़ी प्रकाश करता है। अर्थात चिकित्सक नाड़ी देखकर इन बातों का पता लगा देता है। चिकित्सक बाएं हाथ के रोग को धारण करने वाले खुर पर कोहनी के अंदर के भाग को मर्दन कर दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों से अंगूठे के मूल के नीचे मध्य भाग में वायु के समान गमन करने वाली नाड़ी को निरंतर परीक्षा करें। अर्थात बाएं हाथ से खुर पर संधि, केहूनों के अंदर की ओर का भाग मर्दन कर यानी आगे पीछे कर नाड़ी का मार्ग साफ कर कोहिनूं को पकड़े और दाहिने हाथ की 3 अंगुली, यहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर को बताया है, मैं सिंपल से बताती हूँ। तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका से अंगूठी के नीचे वात नाड़ी यानी वात पित्त कफ द्वंद्व तथा सन्निपात की गति का बोध करें। कलाई के 2 अंगुल स्थान पर अंगुष्ठ के नीचे तर्जनी मध्य में मध्यमा तथा अंत में अनामिका अंगुली से दबा दबा कर नाड़ी की गति का अनुभव करें। बिल्कुल एक प्रेशर कितना चाहिए, एक नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा सा लाइट प्रेशर कितना देना है, सामान्य प्रेशर से ही हमें नाड़ी को देखना है। तो प्रथम हमारी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इस 3 अंगुली से हमें बाह्य प्रकोष्ठ अस्थि पर दबाव डालना है, थोड़ा सा एक हल्का सा प्रेशर देकर ही हमें नाड़ी का अनुभव करना है और दोषों की स्थिति देखनी है। तीनों ही अंगुलियों का परीक्षण करना है। और फिर वात पित्त कफ जो 3 दोष है, जैसे तर्जनी से ज्यादा वात की नाड़ी, मध्यमा से पित्त की नाड़ी और अनामिका से कफ की नाड़ी का अनुभव हम कर सकते हैं। इस प्रकार से दबाकर थोड़ा सा हमें बार बार देखना पड़ता है। नाड़ी परीक्षा का समय बिल्कुल और नियम बिल्कुल ऐसे तो नाड़ी परीक्षा का समय देखा जाए तो सभी के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। मूत्र परीक्षा में भी आचार्य ने बताया है कि प्रातः काल का पहला मूत्र लेंगे और उसी का परीक्षण करेंगे तो अच्छा परीक्षण होता है। तो इसी प्रकार से सवेरे जब मतलब सवेरे उठने के बाद मलमूत्र विसर्जन के बाद
अगर हम नाड़ी देखते हैं तो हमें दोषों का करेक्ट ज्ञान होता है, क्योंकि फिर दिन भर के सारी गतिविधियां, हलचल, खान पान को लेकर नाड़ी में परिवर्तन आता है। इसीलिए प्रातः काल को अधिक महत्व दिया है हमारे शास्त्रों में। किसी भी परीक्षण के लिए निश्चित रूप से इसको अगर फॉलो करते हैं तो नाड़ी का हम सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण कर पाते हैं। प्रातःकाल ही मलमूत्रादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चिकित्सक आराम से बैठकर नित्य क्रिया में निवृत्त सुखपूर्वक बैठे हुए रोगी के नाड़ी की परीक्षा करें। प्रातःकाल नाड़ी देखने की परंपरा सामान्य है। रोग की तीव्रावस्था में या आवश्यकता होने पर किसी भी समय हम देख सकते हैं। वैसे तो दिन में कभी भी देख सकते हैं, बट स्टिल अगर प्रातःकाल देखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। किंतु रात्रि के विश्राम के बाद स्वतः नाड़ी अपनी प्राकृतिक दिशा में रहती है। उस समय नाड़ी परीक्षा करने पर रोग का निर्णय सरलता से हो सकता है। बिल्कुल, जैसे उनका ये मानना है कि रात भर हम लोग नींद लेते हैं तो सवेरे एक प्रसन्न अवस्था में नाड़ी होती है और फिर दोषों की स्थितियां भी हमें अच्छे तरह से पता चलती है। दोष हर को उष्णता के कारण तथा शाम को, दोपहर को देखेंगे तो उष्णता होती है और शाम को दिन की परेशानियों के कारण नाड़ी की गति में चंचलता होती। बिल्कुल, अतः प्रातः नाड़ी देखना उत्तम है। दिन दोपहर के समय में उष्णता से नाड़ी में परिवर्तन हो सकता है और थोड़ा सा शाम के समय में हमारी दिन भर की जो परेशानियां, गतिविधियां, काम करते रहते हैं हम लोग अलग अलग, तो उसका भी रिफ्लेक्शन हमें नाड़ी में मिल जाने लगता है। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है। आगे बताया है उन्होंने, तेल मालिश करने के बाद, सोते समय, भोजन करते समय तथा भोजन करने के बाद नाड़ी का ज्ञान अच्छी तरह नहीं होता है। जैसे गंभीर नदी की गति का ज्ञान नहीं होता, अर्थात पूर्वोक्त समय में नाड़ी गंभीर रहती है और स्वाभाविक गति छोड़कर विकृत धारण कर लेती है। बिल्कुल, मतलब तेल मालिश के बाद, सोते समय, भोजन करते समय तथा करने के बाद भी नाड़ी का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अंगूठे के मूल के नीचे की नाड़ी, जो नाड़ी गति करती है, यह जीव की साक्षी है, अर्थात उसी नाड़ी के फड़कन से ही ज्ञान होता है और प्राणी जीवित है। नाड़ी की गति से ही रोग के सुख दुख का या रोगी के रोग एवं उसकी साध्य साध्य का ज्ञान करें। बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि ऐतिहासिक काल से नाड़ी की गति से ही कोई भी गतिविधियां शरीर की पहचानी जा सकती है। फिर वो सुख हो, दुख हो, कोई भी बदलाव जो है, स्नायु, नाड़ी, वसा, हिंस्रा, धमनी, धामनी, धरा, तंतुकी तथा जीवित अज्ञा, ये सब यह पर्याय इसके दिए। देखिए, इसके पर्यायों में भी स्नायु, फिर नाड़ी, वसा, हिंस्रा, धमनी कहा है, धामनी, धरा, तंतुकी, तंतु में रचना होने से, जीवित अज्ञा यानी जीवन का प्रतीक देने वाली, जीवन का ज्ञान देने वाली, इसीलिए इसको जीवित अज्ञा भी नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तो ये सभी नाड़ी के पर्याय है। आगे, 3 अंगुली से त्रिदोष का ध्यान। अंगूठे के नीचे 1 अंगुल छोड़कर नाड़ी पर हाथ रखते हैं। पहले वात की नाड़ी, मध्य में पित्त की नाड़ी तथा अंत में कफ की नाड़ी चलती है। ये तीनों नाड़ी के लक्षण है। वात के चंचल और गतिमान होने से पहली वात नाड़ी फड़कती है। पित्त नाड़ी के उष्ण एवं चपल होने से मध्य में फड़कती है तथा कफ नाड़ी के शीतल एवं मंद होने से अंत में मालूम पड़ती है। अथवा नाड़ी स्वभाव से ही तर्जनी के नीचे वात नाड़ी, मध्यमा के नीचे पित्त तथा अनामिका के नीचे कफ नाड़ी चलती है। तो इस प्रकार से त्रिदोषों की नाड़ी के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो पहली तर्जनी में वात ही क्यों, मध्यमा में पित्त ही क्यों और इसमें अनामिका में कफ ही क्यों? इसका भी कुछ उत्तर है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? बिल्कुल, कोई बता सकता है तो बताइए, या फिर हम आज के लिए इसी प्रश्न के साथ रुकते हैं। नेक्स्ट सत्र में हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो काफी सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी है हमारे जोशी सर जी से। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। एक अवेयरनेस या हमारे इस कणाद नाड़ी में किस प्रकार से बताया है, ये एक हम लोग पढ़ेंगे तो और एक कुछ हमारे नॉलेज में अपडेट होगा। इसी प्रयास के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं जी। और किसी को कुछ अपना कुछ केस डिस्कशन, कुछ केस है तो बताइए प्लीज। कनवल जी, रानी जी, सोनू जी। सोनू जी, आपने दवाई दे स्टार्ट की माता जी को? कुछ औषधियां नहीं मिली हैं। नहीं मिली? हाँ। अच्छा,
तो हम लोग उसमें थोड़ा सा ये करेंगे, बदला कर देंगे फिर, ठीक है। जी हाँ, और कुछ श्वेता, रानी, उषा जी, कनवल जी? तो बिल्कुल नाड़ी परीक्षा ये एक बहुत ही अनुभवजन्य और निरीक्षण जन्य, और ये नाड़ी का ज्ञान करना, होना, ये एक तपश्चर्या है बिल्कुल। और इसीलिए आज भी जैसे ना बीच में कुछ साल नाड़ी विद्या लुप्त हो गई थी, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो नाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो इसीलिए हमने इसको पढ़ना है। और हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे आगे के जनरेशन में ऐसे कुछ हमारे जो आयुर्वेद के बलस्थान है, फिर वो नाड़ी हो, फिर वो मर्म हो, फिर वो प्रकृति हो, ऐसे कुछ विषयों को लेकर हमें जागरूकता निर्माण करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो विषय हमारी निजी जिंदगी से जुड़े हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, और बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि नाड़ी देखने में कोई समस्या होगी, कोई साधन की जरूरत नहीं। आप किसी भी समय पर बिना खर्च किए, कुछ नहीं आपको चाहिए, बस 3 अंगुली रखकर आपको अगर समझिए मानिए कि दोषों की स्थिति का ज्ञान होता है, तो इससे और बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, इससे बड़ा अच्छा क्या हो सकता है। इतना ये गहरा शास्त्र है। तो आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए तो बस हम लोग ये कणादकृत नाड़ी विज्ञान जो शुरू किया है, एक मुझे लगता है ऐसे कुछ ग्रंथों का पठन हम करते हैं तो एक आश्चर्य, आनंद की अनुभूति होती है। जैसे पिछले सत्र में हमने रक्त मोक्षण को पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा लगा था, एक अद्भुत अनुभव हमें मिलता है, एक आत्मा की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होती है। ऐसे कुछ ग्रंथों का पठन हम लोग करते हैं, जैसे संहिता वाचन करते हैं, तो हमें एक आंतरिक ऊर्जा मिलती है, आंतरिक क्षमता हमारे अंदर निर्माण हो जाती है। इसी के साथ हम लोग दिन भर तो हमारे पेशेंट्स, हमारे सारे मेडिसिन इसके साथ जुड़े रहते ही है, बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो हम लोग ये सारा करते हैं, इसके साथ आत्मिक कुछ अनुभव की भी हमें जरूरी होती है। इसीलिए हम पूजा पाठ करते हैं, कोई मतलब जो पुराण शास्त्र को पढ़ते हैं, कुछ आध्यात्मिक कुछ पढ़ते हैं, तो एक आंतरिक ऊर्जा मिल जाती है। बस यही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसे सत्रों का आयोजन हम लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, और नमस्कार सभी को। और फिर कल हम लोग गायनी का हमारा सेशन करेंगे, कुछ अलग से पढ़ेंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि आपको ये स्थानिक चिकित्सा का जो सेशन हमने शुरू किया है वो काफी फायदेमंद हो रहा है। कनवल जी ठीक है ना? तो कल के इसमें भी हम लोग वही कुछ पीछू कल का परिचय, अलग अलग उपचारों को, बहुत सिंपल है ये, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा प्रयास यही है कि आपकी प्रैक्टिस या आयुर्वेद में जो ऐसे छोटे छोटे छुपे हुए जो राज है, जो आयुर्वेद के बलस्थान है, उसको फिर से एक बार उद्धृत कर सके। जी बताइए, आपने स्टार्ट किया कि नहीं? मैंने मात्रावस्ती शुरू करनी है, बट मेरे को मिल नहीं रहा वो जो क्या नहीं मिल रहा है? पाउचेस नहीं मिल रहे, पाउचेस नहीं अच्छा, मिल रहे मैम। तो आप तिल तिल से करिए ना। पाउचेस के लिए नंबर दिया था, उस पे कांटेक्ट किया आपने? मैम नहीं दिया था नंबर आपने मैंने बोला डाले था ना ग्रुप में डाले 2 नंबर कल। अच्छा, मैं हाँ, करूंगी नंबर डाले contact मैंने, मैम। मोबाइल नंबर। जी हाँ, वो ये कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो आप डायरेक्ट अपना सहचर तेल तिल तेल से करिए ना। आप देखिए, कोई भी वातरोग के विकारों में आप तिल तेल से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी। हाँ, आपकी रुग्ण कौन से इसकी है, मतलब पेशेंट कौन सा है, किस चीज का है? मेरे पास मैम पेशेंट तो यही रहते हैं ना, पीसीओडी वगैरह के रहते हैं हाँ, ज्यादा, एमिनोरिया, अच्छा, तो फिर पीसीओडी, तो सहचर इसमें तेल का बेस्ट इनफर्टिलिटी। रहेगा। तो फिर हाँ सहचर तेल का कीजिए, चंदन बला लाक्षादि का करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप करिए, एक बार एक स्टार्ट तो कीजिएगा। मैं आज आप संपर्क कीजिए, फोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। फोन नंबर मैंने शेयर किए ग्रुप पर। जी जी मैम। मेरे पास पेशेंट था मैम थोड़े दिन पहले, 7 डेज अच्छा, पहले लड़की आई थी, उसकी मेडिकल कॉलेज में हुई थी डिलीवरी, तो उसकी एपी गैप कर गई थी। क्या तो कर उसको दी हाई थी? ग्रेड फीवर, एपी में गैप आ गया था, मतलब हो गया था, टंके टूट के, स्टिचेस टूट के। तो मेरे को लगा कि अच्छा, उसको हाई ग्रेड फीवर था, इन्फेक्शन काफी ज्यादा थी, तो मेरे को लगा कि मैं पहले इसको इन्फेक्शन ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद हाँ, इसकी स्टिचिंग करूंगी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा तो फिर चलेगा। मैंने इसको जाते थे तेल का पिच्चू दिया और उससे ठीक हो गया उसका। वेरी नाइस। देखिए देखिए कितना तो यही तो चाहिए बस, और क्या चाहिए? देखो, मुझे भी खुशी होती है हाँ ना जी। ऐसे, अगर आपने बता दिया तो अपडेट्स।
देखिए कितना मैंने इसको ड्रामेटिक है ना। 5 डेज तो एंटीबायोटिक कोर्स करवा दिया था मॉडर्न साइड से, फिर मैंने इसको अभी एक आज यस अभी आज ही हमारे मतलब कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो वही पूछ रहे थे, तो मैंने वही बताया उनको कि ये छोटे छोटे अग्निकर्म है, जैसे मर्म का पीड़न है या फिर नाड़ी का है या फिर सिरावेद है, ऐसे क्यों नहीं करते आप लोग उपचार? ये सीखना चाहिए बिल्कुल। ये हमारे ना जो हम लोग बस प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और चले जाते हैं, मतलब मैं ऐसे किसी को ये नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे करेंगे तो ही हमें सीखने को भी मिलेगा और हम लोग को अच्छा लाभ भी मिलेगा ना, और आगे के हमारे आगे के बच्चे भी स्टूडेंट भी वैद्य भी सीखेंगे टीएलसी ना। लेवल बहुत हाई था उसका, टीएलसी 22,000 था और 104 फीवर करके आई थी वो ना, और Very एपी nice, बहुत very बुरी nice. तरह से गैप अभी थी, कल बहुत बुरी ऐसे ही तरह एक से। सेशन करेंगे हम लोग, पीचू या फिर दूसरा कोई कल का या ऐसे कुछ शिरा या फिर मैम परिषद। सिरावेद सिखा दीजिए प्लीज, सिरावेद सिखा दीजिए, सिरावेद नहीं आता। अच्छा ठीक है, सिरावेद का करेंगे, हाँ कोई जी, बात हाँ नहीं। जी, हाँ प्लीज। मैडम हाँ यूटीआई में उत्तर बस्ती का हो सकता है रोल कुछ? यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जी। हाँ हो सकता है, कर सकते ना, कर सकते। उत्तर बस्ती तो वहां पर हाँ कर सकते। सहचर बलादी तेल ना, कौन सा? बलादी तेल ना, सहचर बलादी तेल। सहीचर चलेगा, सहीचर चलेगा, मेल फीमेल बोथ। हाँ चलेगा, दोनों को और चलेगा। मैडम और एक प्रश्न है, जैसे तेल मूर्छन का जो प्रक्रिया होता है उसमें ये काफी कुछ जो हमारे औषधि प्रयोग होते हैं, कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हाँ साधारण कुछ ऐसे विधि है तेल मूर्छन के लिए, या फिर सिर्फ उसको गर्म करके और दूसरे विधि से कर सकते हैं मूर्छित? तो इसके बारे में मैं कल आपको बता दूंगी, थोड़ा चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी ये एक बहुत मीटिंग थी असुविधा मेरी 5 बजे की, इसीलिए मैं कल के सत्र में बताती हूँ तेल मूर्छना के बारे में। हाँ, कई एक मतलब ये मूर्छित करने में वैद्यों को दिक्कत आती है कुछ, आती है मतलब समझता है हमें, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ये थोड़ा समस्या देखेंगे हाँ कल का सत्र। ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार सभी को। नमस्कार।